दोस्तों नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि जब भी नए लोकसभा का गठन होता है तो हिंदुस्तान के जो महामहिम हैं यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अंदर अपना अभिभाषण देते हैं, संसद को संबोधित करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन को। और इसी संसदीय परंपरा का निर्वहन कर रही थी अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और उन्होंने जो भाषण दिया अपना उसको लेकर के काफ़ी आलोचनात्मक रुख लोग अपना रहे हैं। और उसका वजह ये है कि उनके पूरा जो तकरीबन 50-51 मिनट का अभिभाषण उनका हुआ, भाषण हुआ और तकरीबन 29-30 पेज उस थे पूरे भाषण के। और उसमें एक भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसको देख करके आपको लगे कि ये एक राष्ट्रपति का अभिभाषण है या इसमें एक बताएं बहुत सॉलिड हो, उसके अंदर कुछ दम दिखे। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और उस भाषण का जो पूरा एक निचोड़ कह लीजिए और जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और उसमें से हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को जो राष्ट्रपति ने बोला है उसको काटा जा सकता है। और वही आज हम इस वीडियो में करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मायावती जी ने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को लेकर के क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है उसको भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया तो उसमें जो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, उन्होंने मतलब इस चुनाव को लेकर के कहा। जो लोकसभा का चुनाव 2024 हुआ है, इस चुनाव के बारे में उन्होंने कहा जो कि मतलब पूरी तरीके से गलत है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र में जो सरकार है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार है जो कि 110% गलत है। बीजेपी की जो सरकार अभी जो है वो अल्पमत की सरकार है। बीजेपी को 240 सीटें आई हैं। और ये जो सरकार है वो मोदी जी की सरकार नहीं है, वो बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है। और ऐसे लोग इस एनडीए के सरकार में हैं, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो कि किसी भी वक्त अपना पल्ला बदल सकते हैं। तो फिर इसको कैसे आप कह सकते हैं कि एक मजबूत सरकार है, एक स्थिर सरकार है और एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है? इसको तो यहीं पर नकारा जा सकता है, काटा जा सकता है। दूसरी चीज़ राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हिंदुस्तान के चुनाव पर हर देश का नज़र होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को ये भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव कराने वाली संस्था है, जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके कार्य प्रणाली पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। उसने कितना पारदर्शिता के साथ ये चुनाव कराया, कितना फ्री एंड फेयर चुनाव कराया, कितना ट्रांसपेरेंसी था, कितना एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया, किस तरह के मशीनों को लेकर के जो प्रश्न उठे, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति महोदया ने कुछ नहीं कहा। और दुनिया के अलग अलग अखबारों में मैं सुप्रिया सरनेत का ट्विटर देख रहा था तो उन्होंने कई सारे अखबारों का वहाँ पर उदाहरण दिया है जहाँ पर ये कहा गया है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को इस बार नकार दिया, उनको बहुमत से दूर रखा। और ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया इन सभी चीज़ों को परे करते हुए सिर्फ ये बता दिया कि नहीं भैया, बड़ा ही मजबूत सरकार है, बहुत ही स्थिर सरकार है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। इसको काटना बहुत आसान है, जो कि मैंने अभी बता दिया। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि अमृतकाल के बारे में कहा राष्ट्रपति महोदया ने कि जो 18वीं जो लोकसभा है वो अमृतकालीन भारत का पहला लोकसभा है ना। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को ये भी बताना चाहिए कि अमृतकाल का मतलब क्या है। क्या जिस देश में बच्चे जो हैं वो पेपर लीक के समस्या से ग्रसित हैं, पेपर लीक के वजह से जिनका जीवन अंधकार में हो चुका है, भविष्य जिनका अंधकार में हो चुका है और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी नीट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूजीसी नेट, CSIR नेट का जिस तरीके से हुआ, लाखों बच्चे उनके परिवार इससे प्रभावित हुए।
कैसी अमृत, किस अमृत काल की बात कर रही हैं राष्ट्रपति महोदया? हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, 5 किलो अनाज पर निर्भर है इस देश की तकरीबन 80 करोड़ से अधिक जनता। किस अमृत काल की बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति महोदया को इन सब चीज़ों को भी उल्लेख करना चाहिए। एक संपूर्ण अप्रोच, एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो होता है उसके बारे में बात करना चाहिए। मणिपुर के अंदर क्या त्रासदी हुई है, हिंदुस्तान के अंदर जो किसान हैं उनकी क्या हालात हैं, जो मजदूर हैं उनके क्या हालात हैं, इसको भी बताना चाहिए। तो किस सेंस में अमृत काल है ये स्पष्ट करना मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी था, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिलहाल अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। किसानों के बारे में उन्होंने कहा और कृषि को लेकर के कहा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं। बट हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि इस देश के अंदर किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं चंद रुपयों के लिए, और दूसरे तरफ इसी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के विदेश भाग जाते हैं, उनका कर्ज माफ़ हो जाता है और मोदी सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती है। इसी देश के अंदर जो किसान हैं वो एमएसपी की कानूनी मांग करते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो जाती है, और फिर नरेंद्र मोदी पूरी बेशर्मी के साथ आकर के कहते हैं कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। क्या आपकी तपस्या में कमी रह जाने से जिन किसानों की जान चली गई क्या वापस आ जाएगी? ये बात भी राष्ट्रपति महोदया को बताना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक। क्या हुआ? नहीं हुआ। फिर आप किस मुंह से? उल्टे आप हर एक जो कृषि में इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है, चाहे कृषि के उपकरण हो, चाहे खाद बीज हो, तमाम चीज़ों के ऊपर आपने जीएसटी ठोक रखी है। किसानों की कमर तोड़ दिया है आपने महंगाई के करके। आप किस किसान की बात कर रहे हैं? किसके हालात सुधरने की बात कर रही हैं? राष्ट्रपति महोदया को ये सब चीज़ बताना चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको, उसके हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को समझाना चाहिए देश के सामने, क्योंकि आप इस देश की प्रथम नागरिक हैं, आप इस देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोविड को लेकर के कहा, कोविड के अंदर किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ देश के अंदर, ये पूरे देश ने देखा। लोग मर रहे हैं, अस्पताल के अंदर सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और नरेंद्र मोदी नौटंकी करवा रहे हैं। कभी थाली बजाओ तो कभी टॉर्च जलाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और जो इंजेक्शन दिलवाए हैं नरेंद्र मोदी ने, अब तो उन्हीं इंजेक्शन की वजह से हार्ट अटैक की भी सूचनाएं निकल करके आ रही हैं समय समय पर। और जिन कंपनियों ने वो इंजेक्शन बनाए और बेचे, उन्हीं कंपनियों से मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा भी वसूला। कितना हास्यास्पद है ना? अगली चीज़ यहाँ पर फिर एक बार, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर ओम बिरला ने इमरजेंसी का जिक्र किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र किया, जो कि निहायत ही घटिया हरकत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। पूरी तरीके से ये देश को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने के लिए लाया गया है रणनीति, एक साजिश, एक षड्यंत्र है, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर राष्ट्रपति ने किया। ये शोभा नहीं देता है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के लिए को इस तरीके की वक्तव्य दें, लेकिन उन्होंने दिया। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कहा। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए लगातार काम कर रही है। क्या हिंदुस्तान के लोगों को ये पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा था? वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, जो कि बोलता है कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, वो एक बार के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मणिपुर नहीं गया। क्या द्रौपदी मुर्मू को ये चीज़ पता नहीं है? फिर किस मुंह से उन्होंने ये बात बोल डाली? अगला पॉइंट, मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर को लेकर कहा। आप इस देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण होना चाहिए कि उनको इस चीज़ से मुक्ति मिले, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो 5 किलो अनाज पर डिपेंड है। ये गर्व की बात नहीं है, ये बल्कि ये शर्म की बात है
क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अगले साल हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और हमारी जीडीपी ये वो फला ठिकाना। फिर क्यों 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। गैस सिलेंडर की बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान के सभी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन उसी गैस का दाम जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, क्या उसके बारे में द्रौपदी मुर्मू ने बात किया? नहीं किया। अगला पॉइंट, मैं थोड़ा सा जल्दी में ये सब चीज़ों को बोलना चाहता हूँ क्योंकि कई सारे बिंदु है जिसको कि यहाँ पर रखना ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट उन्होंने कहा खिलाड़ियों को लेकर के, और बोलती हैं कि सरकार के प्रयास से भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड मेडल्स ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया क्या भूल गई कि इसी दिल्ली के अंदर महिला जो पहलवान हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं, उनके साथ मोदी सरकार ने किस तरीके से व्यवहार किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी ने क्या किया? क्या ये सब बातें द्रौपदी मुर्मू भूल गई? अगली चीज़ उन्होंने कह रही है कि पिछले 10 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर के 21,000 करोड़ तक हो गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अग्निवीर के नाम पर किस तरीके से इस देश के युवाओं के सपनों को मोदी सरकार ने कुचला है, ये बात ही बोलना चाहिए कि पूरे देश के अंदर किस तरीके से अग्निवीर को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ, उसका एक तरह से विरोध किया गया, ये बात भी तो बोलना चाहिए ना। लेकिन ये बात नहीं बोला। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का कुछ ऐसा प्रमुख पॉइंट्स है जो बिंदु है जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे बिंदुओं को देख कर कैसा लगता है कि ये राष्ट्रपति का, जाहिर सी बात है कि सरकार लिख करके देती है, जो मोदी सरकार है, जो पीएमओ हो या गृह मंत्रालय, वहाँ से ये भाषण लिख करके जाते हैं और उसको पढ़ते हैं राष्ट्रपति, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना तथ्यहीन, इतना कमज़ोर और जिसमें कोई विज़न ही नहीं है आगे के लिए, ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि इसमें ऐसा लगता है ना कि एक हसीन सपना दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और ऐसी बातें कही जा रही है जिसका कि व्यवहारिकता से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ फिलोसफिकल बातें कही जा रही हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए और ये चीज़ शोभा नहीं देता है। अब मैं जल्दी से आपको एक, पहले सुप्रिया सरनेत का एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, फिर मायावती जी के ऊपर हम आएंगे। सुप्रिया सरनेत क्या कह रहे हैं कि 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया? नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 टाइम्स दिखाया गया। नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है उनको सिर्फ 6 बार दिखाया गया। सरकार को 108 बार दिखाया गया और विपक्ष को मात्र 18 बार दिखाया गया। संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए है, कैमरा जीवी की आत्म मुग्धता के लिए नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा विचार का बिंदु है कि संसद टीवी किसके लिए है। वहाँ पर भी पार्शलिटी है, वहाँ पर भी भेदभाव है जो कि साफ तौर पर दिखता है। आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो मायावती जी हैं, बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख, उन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण को लेकर के 3 ट्वीट किए हैं। उन तीनों ट्वीटों को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्या कहती हैं मायावती जी, सुन लीजिए कि आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियाँ गिनाई है तो वो ज़मीनी हकीकत में बहुत कम तथा हवाई ज़्यादा है। पहला ट्वीट है। दूसरा ट्वीट क्या कहती है कि साथ ही केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा कमज़ोर वर्गों की समस्याओं को भी लेकर कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों के रोड मैप में भी कोई खास दम नहीं है। तीसरा ट्वीट कहती हैं, जबकि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप व प्रत्यारोप लगाने के बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहिए। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है तो इसको लेकर के अभी संसद के अंदर तो बहस होगी,
ऐसा नहीं है कि बहस नहीं होगी, है ना। और उसमें धन्यवाद प्रस्ताव भी देंगे प्रधानमंत्री, और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इसको लेकर के सवाल जवाब करेंगे, और फिर उसमें इन सारे चीज़ों का जिक्र होगा कि आपने जो बातें बोली है उसमें कितनी सच्चाई है, व्यवहारिक जीवन में वो कितना सही बैठता है, सटीक बैठता है, और जो अधिकांश जो बातें हैं वो कितनी हवाई है। ये पूरा देश देख रहा है, ये नरेंद्र मोदी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, मोदी के अंधभक्तों को भी पता है। लेकिन ये चूँकि राष्ट्रपति का अभिभाषण है, सरकार के द्वारा लिख करके दिया जाता है, और इसीलिए इतना कमज़ोर भाषण राष्ट्रपति ने दिया है, और इसकी काफ़ी एक तरीके से आलोचना हो रही है। मैंने बहुत देखा लोगों का, बड़े बड़े जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, सभी लोगों ने राष्ट्रपति के इस भाषण को एक बहुत ही कमज़ोर भाषण के रूप में पेश किया कि एक बहुत ही कमज़ोर है, तथ्यहीन है, इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है, है ना, और इतना कमज़ोर भाषण नहीं देना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।